जो केमिकल सब्सटेंस हैं that can be subdivided into 3 parts on the basis of their nature. ठीक है, केमिकल सब्सटेंस को 3 तरीके से बांटा जा सकता है on basis of nature of the ions produced. किस बेसिस पर? on basis of nature of ions. पहला है एसिड और दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। अब देखो एसिड क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस which release H+ ion in water. जो पानी में क्या करें बताओ? H+ आयन रिलीज करें, उनको हम क्या कहेंगे पायल? दोज केमिकल सब्सटेंस और दोज रेडिकल्स, वे अभिकर्मक जो जल में H+ आयन रिलीज करते हों उनको अम्ल कहा जाता है। दोज सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, जैसे HNO3। इसके अलावा कभी आपने ये भी पढ़ा होगा विनेगर या एसिटिक एसिड। विनेगर होता है ना, इसको एसिटिक एसिड, तो ये सभी हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे अभी हमने पिछली क्लास में देखा था हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ऐसे पढ़ा था कि नहीं? तो क्या हो सकता है बोलो? HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और क्या हो सकता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और क्या हो सकता है? हाइड्रो आयोडिक एसिड। क्या कहा जा सकता है? इवन H2CO3। आयुष, इसका क्या नाम है बताओ? हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, अदरवाइज इसका एक और भी नाम है कार्बोनिक एसिड। इसी तरीके से इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर इनको वाटर में डाला जाएगा तो क्या होगा बोलो? अगर मैं HCl को पानी में डाल दूं तो वाटर में डाल देने पे ये H+ बन जाएगा और Cl-। दो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन इन वाटर, उनको हम क्या कहेंगे बोलो? एसिड। समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, अब आगे देखो। इलेक्ट्रोलाइट से सचिन तुम क्या समझते हो? फिर से समझो। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का पहले मतलब समझो। इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो और प्लस लाइट, इसका मतलब होता है चार्ज और प्लस कैरियर। इसका क्या मतलब है? चार्ज करी कि नहीं? दोज केमिकल्स विच डिसोसिएट इन वाटर। डाला पानी में जब मैंने था, तो जब मैंने डाला था इस बीकर से, तो ये HCl मॉलिक्यूल था। ये किसमें था बोलो? ये मॉलिक्यूलर था, ये कभी ऐसा था ही नहीं, लेकिन पानी में डालते ही इसको क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया और चार्ज में बढ़ गया। किसमें बढ़ गया बोलो? चार्ज में। ये डिसोसिएट, डिसोसिएट तुम्हें वर्ड अच्छा ना लगे तो लिखो दोज केमिकल सब्सटेंस विच आयोनाइज इन वाटर। ये किसमें हो जाए बोलो? आयोनाइज इन वाटर, पानी में जाते ही आयंस में टूट जाए। विच आयोनाइज, आयोनाइज का दूसरा नाम क्या है? डिसोसिएट। विच आयोनाइज इन वाटर इन कैटायंस एंड एनायंस। किसमें टूट जाता है बोलो? इन कैटायंस एंड एनायन। उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसे इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज कहलाएंगे बोलो? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अगर मान लो मोनिका
ये मैंने HCl पानी में डाला और H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, ये देखो इसमें टूट गया, H प्लस Cl माइनस में टूट गया। और ऐसे में मैंने यहाँ पर एक रॉड लगा दी, एक और रॉड लगा दी, तो इसकी जो एक रॉड है वो प्लस में कनेक्ट कर दी और दूसरी रॉड किस में कर दी, माइनस में। तो बोलो H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस जो है माइनस में चला जाएगा क्योंकि अपोजिट में जाएगा, प्लस प्लस की तरफ तो कभी जाता नहीं। हमेशा क्या होता है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं। हाथ कटिए घटाइए निष्का, और ये बोलो यहाँ पे क्या होगा, प्लस है तो वहां की ओर निष्का क्या जाएगा, Cl माइनस जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, फिर से समझो, when chemical substance are mixed in water they dissociate into ions, किसमें dissociate होगा, and if potential difference is applied, बैटरी लगाने का मतलब उनके बीच में एक डिफरेंस पैदा कर दिया, प्लस होगा, then these move to opposite terminals, चार्ज कैरियर, ये क्या है बोलो, चार्ज कैरियर, तो प्लस माइनस की तरफ चला गया, माइनस कहाँ पे चला गया, तो ये चार्ज कैरियर्स है। और ऐसे में कभी तुमने देखा होगा वाटर का हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया था तो NaCl डाल दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट, तो चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। फिर से समझें, तो ये क्या करते हैं, ये डिसोसिएट हो गए हर्षिता किसमें, कैटायंस एंड एनायंस में, एंड इफ क्या कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, यानी सेल लगा दो, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, देन दीज चार्जेस मूव्स टू अपोजिट इलेक्ट्रोड, ये कहाँ चले जाते हैं, यानी प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला, इस चीज को देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, सही है। और ये चैप्टर किसका है, इलेक्ट्रोलाइट का। वास्तव में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर ही इलेक्ट्रोलाइट का। इस पूरे चैप्टर में जब जब हम पानी में डालेंगे एक कैटायन बनेगा और एक, ठीक है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तो क्या होता होगा बोलो, these cations and anions कहाँ मूव करते हैं हर्षिता, and anions move to opposite electrode। कितनी बात हो गई सर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, मान लो ये चीज है, तो ये अभी पानी यहाँ बह रहा है, सही है, तो अगर मान लो तुम यहाँ पे पेन रखी हो और जैसे इसको यहाँ उठा दो, तो बोलो ये हायर पोटेंशियल है कि ये MgH तो पढ़ा है 9th में तुमने। MgH का क्या मतलब होता है कि जितनी हाइट होगी, हाइट पे कोई चीज रखोगी तो उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल MgH होता है कि नहीं, तो उतनी हाइट, जितनी हाइट पे देखो ये सब रखी चीजें, या AC इतनी ऊंचे टंगा, इस पे ज्यादा पोटेंशियल, गिरेगा तो काम कर देगा, तो ये हायर पोटेंशियल, ये कैसा पोटेंशियल है, हायर क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये कौन सा पोटेंशियल है बोलो, लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये कैसा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब कभी भी जब, और ये क्या है, दैट इज, जैसे इसमें क्या होता है कि करंट को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ वाटर करंट, कौन सी करंट है, सो हियर हम बोलेंगे वाटर करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब जब तुम क्या करोगी, जब जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, एक में ज्यादा पानी भर दो, एक में कम पानी भर दो, तो क्या इन दोनों को कनेक्ट करने पर वाटर यहां से यहां मूव कर जाएगा, इक्वल कर देगा क्या। मेरा कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस तुमने अप्लाई किया नहीं कि वाटर करंट चालू होगी। उसी तरीके से तुम अगर एक टर्मिनल पे सारे प्लस प्लस कर दो, सर ये समझ नहीं आ रहा, फिर से समझो, अभी आएगा समझ में, अभी थोड़ा वेट करोगे तो पता चलेगा। जैसे तुमने ऐसा कर दिया, सेल लगा दिया, क्या लगा दिया, सेल, इतनी बात समझ आ गई। और इसके बीच में तुमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, H प्लस और Cl, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। जब तुम अप्लाई करती हो तो क्या होता है, हिमाद्रितुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, वो चली जाती है कहाँ से,
ऊपर से आती है और गंगा सागर में मिलती है कि नहीं, हिमाद्री से गंगा सागर। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो है, 2000 मीटर का डिफरेंस है, तभी तो वहां से पहाड़ों से नदी निकल के गंगा सागर में चली जा रही है। क्या चीज है, नदियों को कौन बहा रहा है? उसी तरीके से चार्जेस को कौन बहाता है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल लगाती हो तो वाटर करंट बहती है। बोलो अगर तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो तो क्या चार्ज नहीं बहेंगे? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्रिएट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल का मतलब ही विभवांतर, एनर्जी का डिफरेंस कर दोगे तो चार्ज हायर एनर्जी से कहाँ बह जाएगा? ये हमेशा होता ही है, ऑलवेज हायर एनर्जी से एनर्जी लोअर एनर्जी की ओर बहती ही है। यहाँ भी हो ही रहा और यहाँ भी होगा। तो क्या बात कही गई है? व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, देन दोज इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि डिसोसिएट हुए हैं वे किधर मूव करेंगे? दे मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड से। कहाँ मूव कर जाएंगे? प्लस वाला कहाँ मूव करेगा बताओ? बात समझ आ गई? पोटेंशियल डिफरेंस लगाया यानी अपोजिट चार्ज लगा दिया प्लेट में। कुछ करने की जरूरत नहीं है तुमको, सिर्फ ऐसा करने की जरूरत है। अंकुर राज, एक प्लेट पे तुम्हारे पास सेल है, घड़ी का ही सेल लगाओ, कुछ नहीं करने की जरूरत। ये प्लस है, ये माइनस है, इसकी वजह से सब प्लस हो जाएगा। ऐसा हम लोग बैटरी में करते भी हैं, घर पे खिलौने होते हैं, कई बार आपने सेल खुद भी लगाया होगा। ये कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया। अब इसी को, यही दो प्लेट किसी ऐसे बर्तन में डाल दो जिसमें नींबू निचोड़ा हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रोलाइट, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है जो चार्ज को गिरा सकें। ये समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब हम कहेंगे एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं बताइए? दो सब्सटेंस which dissociate in water and release H+ आयन। जो क्या करें बोलो? जो पानी में H+ आयन दें उनको एसिड कहते हैं, और ये खट्टे होते हैं। ये कैसे होते हैं? कभी किसी को वोमिटिंग होगी तो पता चलेगा हमारे स्टमक में HCl है, वो बिल्कुल खट्टा ही खट्टा निकलेगा। इट इज, ये कैसा होता है? सोर इन टेस्ट। कैसा होगा? ठीक है, अब आगे चलें। अगर सॉल्टी कहते थे, सावर होता है कि सोर होता है, क्या कहते हो आप? सावर। इट इज सावर इन टेस्ट। ये इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। इट इज सावर इन टेस्ट, जैसे जो भी बोलते हैं वो। हाँ बताओ, लिखना है? इतनी बात हो गई, अभी लिखने के लिए है ये सब चीज, कोई लिखने लायक नहीं है। चलो ओके, इतनी बात तुमको समझ में आ गई एसिड क्या होती है। अब लिखिए, एसिड क्या है? दोज केमिकल्स which release H+ ion in water are called, इनको क्या कहेंगे? एसिड का क्या नेचर है? एंड कंस्टिट्यूट करंट, और क्या करेंगे? करंट। इससे इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी। जब वो लोग अपोजिट के हो तो सर्किट पूरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक। अब आगे देखो, इतना तुम्हें इसका समझ में आया? ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन रिलीज कर दें तो उन्हें क्या कहेंगे? एसिड। मैं ऐसे कहूं कि HCl प्लस वाटर, तो जसमिता क्या लिखोगी राइट हैंड साइड में? पता है तो H+ एक्वियस और प्लस Cl माइनस एक्वियस। फिर से समझो ये क्या कहना चाहती है। एक्वियस का कुछ मतलब नहीं, इट इज वाटर से सराउंडेड। फिर से समझिए, जैसे तुमने पानी में डाला, क्या डाला बताओ? HCl डाला, तो वाटर क्या चीज है? पहले यही देखो वाटर क्या चीज होता है। सर यहाँ पर HCl दो फॉर्म में होते हैं ना, तो फिर यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हैं कि पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं? पाउडर नहीं होता है, लिक्विड होगा या गैस होगा? तो सर गैस या लिक्विड? अभी वो बताना है।
अब देखो HCl को हमने पानी में डाला तो क्या होगा, जो वाटर है, वाटर में क्या चीज होती बोलो, H होगा और O होगा और H, इतनी तो बात समझ आई, ठीक है। अच्छा जो O होता है, O के सेंटर में कितने प्रोटॉन हैं और O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बताओ, बताइए। 1 जैसे 3 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 6, सही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ले सकता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका क्या है। अच्छा इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन अगर आएगा ये H से लेगा, कहाँ से लेगा, समझो आयुषी, ये किससे लेगा, H से। H के पास भी है, H के सेंटर में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, और इस H के पास भी क्या होगा बोलो, सेंटर में एक प्रोटॉन है और जो पहली ऑर्बिट है फर्स्ट वैलेंस शेल में क्या है बोलो, एक इलेक्ट्रॉन है, इतनी बात तो है, ठीक है। अब जरा देखिए ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, ये इसका स्ट्रक्चर सीधा स्ट्रक्चर नहीं होता है। H2O के मॉलिक्यूल कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये अगर O है तो H ऐसे ऐसे जुड़ा है, ऐसे कैसे जुड़ा है, ऐसे बेंड स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कैसा स्ट्रक्चर है बोलो, बेंड स्ट्रक्चर है। तो O अगर एक इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो इसके कितने प्रोटॉन खींचने बताओ, 8। क्या ये ज्यादा शक्ति से खींच सकेगा कि ये, इसमें तो एक ही प्रोटॉन खींच रहा है और इसमें हर इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो इसलिए ये इनसे तो आपस में कहता है चलो हम मिलके कोवैलेंसी करते हैं। कोवैलेंसी का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इतने पास आ जाएं कि मेरी ऑर्बिट पर, फिर से देखिए मान लो एक H है और दूसरा भी H है और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये लोग कहें कि भाई हमें तो डुप्लेट पूरा करना है, ये इतने पास आ जाएं, कितने पास आ जाएं, बोले कि हम अपनी ऑर्बिट मर्ज कर लें कि मेरी ऑर्बिट तुम्हारी ऑर्बिट और तुम्हारी ऑर्बिट हमारी ऑर्बिट, इतने पास आ जाए। तो क्या हर एक ऑर्बिट में इसके में भी 2 नहीं है, उसके में भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, इस चीज को कहते हैं कोवैलेंसी, पास आ जाना। ये लोग क्या कर ले रहे हैं, पास आ जाना है। ऐसे अब ये पास आ जाएंगे, तो पास आएंगे तो क्या करेगा बोलो, O रहेगा और O के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, जरा काउंट करो, 6 हैं, तो 2 और 2 4 हैं और एक इधर है और एक इधर है, ये देखो एक इधर। H इसके पास आ गया, बोला मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैं डुप्लेट पूरा करना चाहता हूं, तो O क्या बोलेगा, मुझे भी ऑक्टेट पूरा करना है, सेकंड ऑर्बिट में मेरे 2 काम है, ऑक्टेट पूरा करना है। सो लेट अस शेयर, मान लीजिए तुम्हारे पास भी एक टिफिन है हर्षिता, मेरे पास भी है, और दोनों बीच में रख दें तो दोनों टिफिन हमारे भी हो जाएंगे, दोनों तुम्हारे भी हो जाएंगे। इस चीज को कहते हैं शेयरिंग, इस चीज को क्या कहेंगे। अब ये इसके पास आ जाएगा तो ये कहेगा इससे कि लेट अस कीप आवर बोथ द इलेक्ट्रॉन टुगेदर एंड आई विल एज्यूम दैट इट इज माइन, मैं दोनों को अपना मानूंगा, तुम्हारे वाले को भी अपना मानूंगा और तुम भी मेरे वाले को अपना मानना। जैसे H था, इसने भी अपना इधर रख दिया, दूसरे ने भी अपना रख दिया, उसने कहा मैं दोनों को अपना मान रहा हूं, तो ये बोला मैं भी दोनों को अपना मान रहा हूं। है दोनों के पास एक ही है, लेकिन वो कह रहा नहीं ये मेरा, बीच में रख दिया सामान, और तुमसे कोई पूछने आए तो तुम भी कह देना ये मेरा है, तुम्हारी भी इज्जत बनी रहेगी, हमारी भी इज्जत बनी रहेगी, डबल डबल। समझ में आ गई बात कि नहीं, इस चीज को शेयरिंग कहते हैं। ये तुम्हें समझ आ गया, लेकिन बोलो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, खींचने की शक्ति किसमें ज्यादा है, O में कि H में। O के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ये किसी को 8 की पावर से खींचने, तो ये चीटिंग करता है। O हमेशा चीटर है। क्या चीटिंग कर रहा है, इस शर्त इनकी ये हुई थी कि ठीक बीच में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, बोलो बात यही हुई थी कि नहीं हुई थी। O ऐसा नहीं करता है, O क्या करता है, इसको अपनी ओर खींच लेता है। जैसे अमेरिका किसी को संबंधी बनाए, उसका सब पैसा ले ले, उसको किक ऑफ कर दे, यही ये कर रहा है। समझ आई बात कि नहीं। दोनों इलेक्ट्रॉन को, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर नियरर और इन मोर विसिनिटी टू ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। जबकि शेयरिंग है तो बीच में रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ, O है और H है,
तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके बीच में जो बॉन्ड है वो इधर की ओर खिसक जाता है। खिसकने का मतलब ये यहाँ नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनों को तो पास रखेगा और हाइड्रोजन को दूर भगाएगा। समझ आया? सेंटर में होना चाहिए। शेयरिंग का तो यही मतलब है। मेरा कहने का मतलब है कि OH और H में इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय बिताता है और H के पास कम समय बिताता है। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है लेकिन ज्यादा समय किसके पास बिताएगा? O के पास। और इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है? और इन दोनों से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनका प्रोटॉन तो कहीं नहीं जा रहा ना, इसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज है बोलो? पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, दो पॉजिटिव चार्ज है तो इनका सेंटर क्या हुआ? यहाँ पे हुआ। सही है। तो अब जरा देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया बोलो? एक H+ आयन निकाला और एक क्या निकाला? Cl आयन। तो इसमें ऐसे O आके घिर जाएगा, इसको घेर लेगा। O के पास नेगेटिव है, क्या तुम्हें याद है? अभी थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव दोनों का है तो 2- हो गया, इसको घेर लेगा। ये बात समझ में आई? इसको चारों तरफ से क्या घेर लेगा? O पास आएगा और H कहाँ चले जाएंगे? दूर, क्योंकि O के पास नेगेटिव चार्ज है। देखा जाए तो यहां से देखने पे प्लस प्लस का सेंटर ये प्लस हुआ और ये माइनस का सेंटर हुआ, तो एक तरीके से प्लस माइनस का सेंटर आप मान सकते हो कि जिसका एक एंड नेगेटिव है, एक प्लस। कहने का मतलब है जैसे तुमने नॉर्थ और साउथ पोल नहीं देखा था, उसमें डाइपोल होता है नॉर्थ और साउथ, इसमें भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, एक प्लस एंड है और एक क्या हो गया? माइनस। तो उसी तरीके से अब ये मॉलिक्यूल जब घेरते हैं तो क्या अपोजिट चार्ज इसको घेर रहे हैं, इसकी वजह से हीट रिलीज होती है। प्लस के पास माइनस है, कभी भी एसिड में पानी डालोगे स्प्लैश हो जाएगा, कभी बीकर टूट जाएगा, यही सब तो होता है। तो जी इसको कहते हैं, पानी डालने को कहते हैं डाइल्यूशन। पानी डालने को क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि Cl अकेला रहता हो, Cl अकेला नहीं रहता है, इसके पास H+ आ जाते हैं, पानी ही इनको घेरेगा, पानी इनको घेरेगा। ये देखो इनका मॉलिक्यूल इसने घेर लिया H+, और फिर क्या हुआ बोलो? H+O, ये और घेर लिया, और फिर क्या घेर लिया? H+ और H+O, ये घेर लिया, और इधर भी क्या हुआ बोलो? चल, इस चीज को क्या कहते हैं? ये जो चीज है इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, पानी में घुलने की विधि। इस चीज को क्या कह रहे हैं? प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। क्या तुमने क्लास 9th में सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा है? तुमने वहां ये भी पढ़ा होगा अपनी सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में कि 36 ग्राम NaCl ही वाटर में डिसॉल्व होता है, 37 तो नहीं होता। 100 ग्राम में एक सेकंड क्वेश्चन था ना, जो 5वां छठा क्वेश्चन था, उसमें पूरी टेबल बनी थी, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, ऐसे 4 लोगों का टेबल बना था और उसमें आपसे पूछा जाता था। फिर से देखें तो अभी हमने ये देख लिया कि होता क्या है, ये प्रोसेस तुमने देख लिया कि ये टूटते हैं, क्या होते हैं बोलो? H+ और Cl- आपस में क्या होते हैं? टूटते हैं सर। हाँ, Cl में O कहाँ से आया सर? Cl को अब देखो कुछ चीजें सुनील, देखो कहने का मतलब है जब भी मैं तुम्हें H2O बना के कहूं, ये चीज क्या है बोलो? H2O, सही है। तो कभी कभी H2O में इस पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज है, इन दोनों पे थोड़ा सा पार्शियल कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मैं NaCl की बात करूं तो NaCl किस में टूट जाता है बोलो? इसमें टूट जाएगा कि नहीं? पानी में रहेगा तो इसमें टूट जाएगा। पानी में टूटने को ही घुलना कहते हैं। ये जो 100 साल्ट रखे हैं इसमें से हर एक अपने कैटायन और एनायन में टूट जाएगा और फिर पानी में कॉपर सल्फेट का जैसे सोल्यूशन है, इसी में कल रखा था, आज तो ये पूरा कॉपर डिपॉजिट हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई। देखो पूरा कॉपर है, कल ही दिखाया था कि नहीं? पूरा कॉपर ही कॉपर हो गया, कल की तो बात थी। अब इस पे कॉपर चढ़ गया और इसका सोल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से हमने ये जिंक सल्फेट, लाइट ग्रीन नहीं हुआ, ZnSO होता है, ठीक है कि नहीं? तो पानी में ये जो होता है डिसोसिएट, क्या तुमने सोचा है ये डिसोसिएट हो गया? जब मैं कह रहा हूं कि पानी में NaCl घुल गया, इसका मतलब है वो कैटायन और एनायन में टूट गया। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? अब दो चीज अलग अलग है। तुमने क्या डाला था बोलो? अच्छा, तुमने NaCl डाला था और NaCl क्या होता है? NaCl तो कैटायन और एनायन का बहुत बड़ा जाल होता है, ऐसा होता होगा।
एक सोडियम तो एक क्लोरीन, पूरा ऐसे होता है। और इसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन नमक तो पानी में घुल गया। तो तुम्हें ये लगता है कि क्यों घुल गया? पहली तो ये समस्या, घुला कैसे? इसको तोड़ने के लिए ही 788 किलो जूल एनर्जी चाहिए। कैसे घुल गया? हमने तो क्रिस्टल डाला था, घुल गया। और फिर तुम्हारे अंदर एक और डाउट आ रहा है कि 2 महीने बाद जब मैं छुट्टी से आया तो घुला रहा। क्या कमाल है कि प्लस माइनस के पास नहीं आया। इनको तो जुड़ के फिर से साल्ट बन के नीचे चले जाना चाहिए। भाई अगर अपोजिट चार्ज इफेक्ट करते हैं तो क्यों नहीं ये भिड़ के फिर से नमक बना के नीचे क्यों नहीं बैठ गए? भिड़ जाते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और पहली समस्या ये, इतना बड़ा क्रिस्टल, इसके बॉन्ड कैसे टूटे होंगे और घुला कैसा होगा? तो प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन हो कैसे पाया? इसके पीछे रीजन, जब इनको किसने टक्कर मारी, वाटर में डाला, वाटर आके टक्कर मारे, ये पहले जुड़े हुए थे। और फिर इनके चारों ओर बोलो Na+ के चारों ओर कौन आया? OH2O। कैसा आया? O निगेटिव है, ध्यान रखिएगा। इनको किसने घेर लिया? और फिर इन दोनों को कभी मिलने नहीं दिया। ये देखो, 2 अलग अलग प्रोसेस हुए, एक इसके बॉन्ड का टूटना और एक इनके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का घिर जाना। सिर्फ यही नहीं गिरा, ये भी गिर गया। जो भी कैटायन और एनायन, उनको कौन घेर लेता है बताओ? वाटर। और फिर बोलो ये NaCl कभी अब मिल पाएंगे अगर इन्हें घेर लिया गया वाटर से? सो दे नाउ कैटायन एंड एनायन दीज कैन नेवर मीट, और इसीलिए पानी में घुले रहते हैं। बोलो समझ में आया? 2 चीजें हैं, Na और Cl का टूटना, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? जब ये H2O घेरने के लिए आते हैं ना, वो इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। 1-2 तो टूट ही जाएंगे भाई, लाखों में 1 तो टूट जाएगा। उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी 700 किलो जूल की चाहिए, 788 किलो जूल, 788। तो एक ही का जब वाटर घेरेगा 1500 रिलीज कर देगा। उस 1500 तो 2 और टूट जाएंगे, चेन रिएक्शन बन जाएगी। बात समझ आए? लैटिस को तोड़ना, उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। और एक है चारों तरफ वाटर का घिर जाना, इसको कहते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी। नाउ सॉल्वेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी, हेंस द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। सही है? इन चीजों को ज्यादा नहीं समझते, लेकिन इतना तो तुम समझ गए ना कि कैटायन और एनायन के ओर जो वाटर घिरा था उसी को जस्मिता एक्वियस बोल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, इन्होंने क्यों एक्वियस बोला? हमने तो सिर्फ कहा था HCl प्लस वाटर, इन्होंने कहा नो सर, नाउ इट इज सराउंडेड बाय वाटर एंड Cl माइनस इज आल्सो सराउंडेड बाय वाटर, नाउ से इट एक्वियस, जलीय विलयन, जल में बनाया गया विलयन। है बात की नहीं? नाउ शी वेरी क्लियरली सेड इट एक्वियस। पानी में घुला है तो इन्होंने क्या बोला जस्मिता ने? हैं? ऊपर लिख लो, जब ऐसी बात हो ना तो क्या लिख सकते हैं बोलो? ठीक है, बुक में दोनों चीजें लिखी, यहाँ पर भी लिखी, ऐसे कर दे। अभी बताएंगे सर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है the chemical substance which release H+ ion in water, ठीक है, उसे क्या कहेंगे बोलो? एक्वियस सॉल्यूशन। जरा देखो, इतना तुमको समझ में आ गया ना? अब एक और चीज देखिए, इट इज कॉल्ड एसिड। अगर H2SO4 को पानी में डालोगे तो क्या होगा? That is 2H+ बनना है, और साथ में क्या होगा? और that is सल्फेट आयन, वो भी एक्वियस हो जाएगा। और कुछ डालो, HNO3 नाइट्रिक एसिड को डालो, HNO3 को डालिए, that is H+ एक्वियस, और साथ में क्या हो जाएगा? नाइट्रेट आयन एक्वियस। कहने का मतलब है ज्योत्सना, when acid are dissolved in water, then they dissociate into and some anion. सिर्फ H+ आयन नहीं, अब कोई एनायन भी होगा, पता नहीं क्लोराइड आयन है, आयोडाइड आयन है, सल्फेट आयन है, नाइट्रेन आयन है, फॉस्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन H+ तो एसेंशियली होगा। अभी देखो दिव्या ने बहुत बड़ी बात कही, दैट इज कि किसमें डिसोसिएट होते हैं? एसिड डिसोसिएट इन वाटर
इन H+ आयन एंड सम एनायन। ये कहना नहीं चाहती, पता नहीं कौन सा एसिड हो इतने में, नहीं तो देखो एसिड्स डिसोसिएट इन वाटर, डिसोसिएशन भी होगा लक्षिता और सॉल्वेशन भी होगा, फिर चारों तरफ घिरेंगे भी तो, नहीं तो फिर से नहीं मिल जाएंगे। सॉल्वेशन ना हो तो वो फिर मिल ही जाए, फिर नीचे बैठ जाए, तो वो तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगा ना। डिसोसिएट इन वाटर इनटू H+ आयन एंड सम एनायन भी होगा। कौन सा एनायन हो सकता है? क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, या और क्या हो सकता है? कार्बोनेट आयन भी हो सकता है। ठीक है, ये सब हो सकता है। फॉस्फेट आयन भी करना तो फॉस्फेट भी करना, ये सभी हो सकता है। सही है। एसिड आर सोर, सोर बोलते हैं कि सावर बोलते हैं? ठीक है, एसिड आर सावर इन टेस्ट। अभी नेक्स्ट चेक करेंगे ना। क्या कहते हैं? टीचर क्या बोलते हैं आपको? सोर बोलते हैं। सावर, वो तो नहाने वाला सावर। इसको देख ही नहीं क्योंकि पूरे चैप्टर में दिक्कत करेगा। एसिड्स जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, इतना तो तुम समझ सकते। खट्टे में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रही है। सोर, हिंदी वाला शोर आ जाएगा। वो दाने वाला हो गया जो फोड़े फुंसी निकलते हैं। सावर बोल रहा है, सावर इन टेस्ट। सही। सो ये क्या चीज होती है? एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स कैसे हैं बताओ? सावर इन टेस्ट ऐसा होता है। अच्छा, जो एसिड्स हैं सावर इन टेस्ट हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या मतलब हुआ? जरा इसका मतलब समझो। एसिड्स दो तरीके के हैं। कौन कौन से तरीके के हैं? कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। इसका मतलब समझो कि सर लिख रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये देखो, एसिड दो तरीके के हैं। ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, कुछ ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक एसिड हैं और कुछ ऐसे हैं जो मिनरल एसिड। जो प्लांट प्रोडक्ट हैं, एसिड्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वो ऑर्गेनिक है। विच हैज ओरिजिन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हें क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। इट हैज ओरिजिन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि CH3 COOH, ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसका ओरिजिन क्या है? बताओ तो, तुम बता दें। बोलो। एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, इसका ओरिजिन क्या है? एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया। है वही चीज जो हमारे माउथ में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, कोकस का मतलब गोल और बैसिलस का क्या मतलब है? सिलिंड्रिकल। अगर किसी के मुंह में पायरिया है तो उसके मुंह से विनेगर की स्मेल आएगी, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी होगा, वो भी वही स्मेल देता है। और एसिटिक एसिड भी जो है सिरका, तो विनेगर की स्मेल आएगी। पायरिया बता रहा हूँ वही है। और कौन सा तुम कह रहे हो?
पायरिया पायरिया ना मुंह में, सारे दांत पीले पीले और खूब, जैसे वो मुंह खोल दे तो आसपास के दोस्त थोड़े दूर हो जाते हैं, नहीं ऐसा? तो मैं समझ में आ गया। एसिटिक एसिड एसिलोबैसिलस एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, ये जब मुंह से सेक्रीट करते हैं या जो भी ये सेक्रीट करते हैं, ये बाहर खाने को डाइजेस्ट करते हैं। फॉर्मिक एसिड, पायल बताएंगी फॉर्मिक एसिड का ओरिजिन क्या है, बोलो। इसका नाम है एसिटिक एसिड और नीचे वाले का क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसका क्या नाम है? ये फॉर्मिका से बनता है, लाल चींटियों के रस से, इनकी स्टिंगिंग। फॉर्मिका लैटिन वर्ड, रेड आंट। अगर रेड आंट ने तुमको काट लिया तो तुम्हारी बॉडी में उसने फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर दिया, ठीक है? एंट है कि आंट? आंट बोल दीजिए अंकल, मतलब रेड आंट, ठीक है? जैसे कोई लाल आंटी हो वैसे। अब अगला देखिए, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ठीक है, टमाटर में, टोमेटो में पाया COOH। एस्कॉर्बिक एसिड टेमरिंड में, इमली में पाया जाएगा, एप्पल में पाया जाएगा, एप्पल में पाया जाएगा। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाएगा, संतरे में पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड, बोलो। चाय में, चाय में। लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाएगा, और उसको स्पॉइल कौन करेगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड को कौन है? दही में भी पाया जाएगा। तो दही कौन जमाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो बैसिलस टाइप। अगर मान लो गोल होते तो लैक्टोकोकस हो जाता। सर हाँ, वो एप्पल के कौन सा है? एस्कॉर्बिक, ठीक है? ये लास्ट में आपके में पूरा चार्ट बना हुआ है, कौन कौन से एसिड हैं, ये देख लो पूरा है। पूछा जाएगा तो वहाँ बता देना, इसी चैप्टर में है। ऐसे देख लिया ना, पूरे मैंने दिखा दिए। नाउ अब अगला देखिए, और इसमें सब नाम भी लिखा है कि किससे किससे आता है। टार्ट्रिक एसिड लिखिए। टार्ट्रिक एसिड का क्या है? टैमरिंड, इमली। मिल्क में कौन इसे निकालेगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला देखिए, दैट इज टार्टरिक एसिड किसमें होता है? इमली। टैमरिंड, इमली में। ये सभी हो गए। आगे देखो, कहने का मतलब है, देखो मैंने कुछ इसमें बता दिए एनिमल ओरिजिन के हैं, कुछ प्लांट ओरिजिन के, बहुत सारे तो प्लांट के हैं। तो ये चीज, तो those acids which have plant origin are called organic acid, and those acids which are mined, जो जमीन से निकाला जाए, उनको क्या कहेंगे? मिनरल एसिड। Those acids, हमारे बॉडी के अंदर बन जाता है, वो भी ऑर्गेनिक एसिड होगा। HCl हमारी बॉडी में है, बट बनता नहीं है ऐसे। HCl माइन इसी से निकाला जाएगा। इसका जो लार्ज स्केल की प्रोडक्शन है, जमीन से भी निकल सकता है। तो जो बॉडी में बनता है, लेकिन वो चीज बॉडी में है, बट इसकी माइनिंग से इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमारी बॉडी में पाया जा रहा है। जैसे CO2 भी निकल रही है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक है। कुछ ऐसी चीजें अगर वो बाहर भी पाई जा रही हैं, तो फिर हम उसे ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। हमारी बॉडी में ऐसे कॉपर है, बहुत सारी चीजें जो इनऑर्गेनिक है, अगर वो बाहर पाई जाएंगी, क्योंकि हमें फिर पीछे चलना पड़ेगा। दैट इज बर्जीलियस की वाइटल थ्योरी। उन्होंने कहा जो बाहर ना पाए जाए, शरीर में पाए जाए, उससे ऑर्गेनिक को कहते हैं। फिर से बॉडी में एसिटिक एसिड मिलता है ना। हाँ, तो वो ऑर्गेनिक है, लेकिन वो बाहर नहीं बनाया जा सका था। बाद में होलर ने और कई लोगों ने बनाया। तब ये एक तरीके का, ये ऑर्गेनिक है, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बर्जीलियस की बनाई हुई है। तो शुरू में ये चीजें बनाई नहीं जा सकी थी। इन्होंने बोला कि कोई देवता बनाता है, इसको कहते हैं वाइटल फोर्स। बोले हम सब नहीं बना सकते, ये शरीर में एक देवता मौजूद है, वही बनाता है। उनकी डिवीजन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं। उस समय HCl बाहर बनता था, तो उन्होंने उसे नहीं माना।
समझ में आ गई वो थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी, वर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि जो चीज हमारी बॉडी में बनती है वो कोई विशेष देवता बनाते हैं, वो बाहर नहीं बन सकता। चूंकि एसिटिक एसिड बाहर नहीं बन सकता था तो उन्होंने उसे ऑर्गेनिक मान लिया। CO2 जो हम निकाल रहे हैं सांस से वो बाहर भी निकलती थी तो उसे इनऑर्गेनिक मान लिया। ये समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब जो चीजें माइनिंग से, ऐसे एसिड जो माइनिंग से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? विच आर आप 1.5 महीने से ट्रायल कर रहे हो, आप कल से मत आना अगर आपको नहीं देना है फीस। अब मैं रोज आपको रिपीट करता हूँ, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। आपका ट्रायल ही चल रहा है, आप विचार ही नहीं बना पा रहे 1.5 महीने से पढ़ना है कि नहीं। ऐसे नहीं होता है। हमारा आपके ऊपर खर्चा हो रहा है, पेपर का खर्चा हो रहा है, हर चीज़ का हो रहा है, तो इसलिए हाँ बोलो क्या बोलो। न्यूटन होते तो खा लेते, अभी आप लोग उसे छोड़ो। न्यूटन ने तो खा लिया था, वो टिफिन छोड़ के फ्रॉक खा लिया है ना। आप उसके ऊपर नजर मत लगाओ, ऐसे गलत नजर। सही। दोस एसिड्स हम उसको ठीक कर देंगे, अभी आज चला था। दोस एसिड्स जो किससे मिलते हो? विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, उसे क्या कहेंगे? आर मिनरल एसिड। तो कौन कौन से एसिड्स हैं पलक? HCl सही है, HBr, HI, और कौन से हुए? HF, HNO3, H2SO4, H3PO4। तो PO4 है तो उसके 3 की वैलेंसी यहाँ लगा दी, 1 किसमें? फॉस्फोरिक एसिड। इसको क्या कहेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। ये सभी एसिड हैं। और एक और कौन सा हो सकता है? H2Cl, मिनरल एसिड। और ये सब समझ मिनरल, इसको कार्बोनिक में लिखो यहाँ पे, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है? H2SO4 का, H2CO3 का। अब आगे देखो, ये तो इसके डिवीजन हो गए। कार्बोनिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। इसको भी जब CO2 को ऐसा माना गया इधर, तो फिर इसको भी यहीं रखना। सही है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। जैसा बुक में चार्ट था मैंने पूरा बता दिया है। अब देखो एसिड्स का ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन है। अब एक और एसिड का डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। एसिड का एक दूसरा डिवीजन भी है, फ्लो चार्ट, ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। कहने का मतलब है कि तुम H+ को क्या मानती हो आयुषी? कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि H+ आयन या हाइड्रोजन आयन को एक प्रोटॉन मानती हो? मानती हो? यही है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाए तो अब ये क्या बच गया? सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचा। अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन आयन का टोटल साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और न्यूक्लियस का कितना साइज होता है ये बताओ? -15 मीटर। न्यूक्लियस बहुत छोटा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक कॉस्को की बाल एक न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जोधपुर की पेरिफेरी पे चक्कर लगा रहा होगा। अगर एक इतना बड़ा न्यूक्लियस हो तो इलेक्ट्रॉन कितनी, इतना बड़ा अगर न्यूक्लियस का साइज है यानी 1,00,000 गुना छोटा। तो जिस एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो सिर्फ क्या बचेगा बोलो? क्या प्रोटॉन नहीं बचेगा? और वो प्रोटॉन का साइज कितना रह जाएगा बोलो? और ऐसे में प्रोटॉन का सॉल्यूशन या एसिड, अभी H+ है, किसी पे डाल दिया जाए, एसिड अटैक करा दिया जाए तो प्रोटॉन कहाँ कहाँ शरीर में घुस घुस के जाएगा और क्या क्या करेगा, कुछ कल्पना की जा सकती है? जो इतना छोटा हो कि वो मिलियन टाइम्स छोटा हो, वो कहाँ कहाँ जाएगा और क्या क्या करेगा, उसी को तो एसिड अटैक कहते हैं। जो चीज़ अंदर जा ही ना सके, एक है कि नहीं, वो तो परमिएबल है, पूरे चलती चली जा रही, सेल के अंदर भी चलती चली जा रही, इसी को तो एसिड अटैक कहा गया। तो आप समझ सकते हैं हाउ वल्नरेबल इट इज़, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। समझ में आ गई नहीं? अब जरा देखो,
अगर एसिड को ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन किया जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा क्या होता है, वीक एसिड। H2SO4 को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, इसको तेजाब कहते हैं, जिसके बारे में जगह जगह न्यूज में सुनते हैं। यह विट्रॉल, इसे क्या कहते हैं, विट्रॉल कहते हैं। ये बैटरी में भी पड़ता है, तो इसे कुछ लोग कसीस कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा ब्लू विट्रॉल, नीला कसीस या नीला तोता है। CuSO4 को क्या कहते हो, ब्लू विट्रॉल। FeSO4 को क्या कहते हो, ग्रीन विट्रॉल, हरा कसीस। तो इसी से कसैलापन, कसीस का क्या मतलब, खट्टा। कभी कभी तुमने देखा नहीं, अरे ये आम कैसा है, कसीस, कसैला है, खट्टा है। तो अगर एसिड है तो कसैला होगा ही, खट्टा होगा, इसीलिए तो उसको कसीस कहा गया। कहने का मतलब है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं निष्का, दे डिसोसिएट 100%, इसको खाया नहीं जा सकता। फिर से समझो, और वीक एसिड कैसे होंगे, 1,00,000 में एक टूटेगा। CH3COOH है ना, 1,00,000 मॉलिक्यूल डालो तो कितना टूटेगा, एक टूटेगा। ये बहुत वीक है, इसीलिए तो तुम जब चाउमीन बनवाते हो कहते और डालो भी नहीं का थोड़ा, तुमको मालूम है टूटेगा ही नहीं, वो क्या तुम्हारा नुकसान करेगा, नुकसान कर पाएगा क्या। ये सभी वीक एसिड, 1,00,000 डालोगे तो एक टूटे और 100 के 100 टूट जाएगा। ये ऐसा तो क्या कमाल दिखाएगा, छींटे भी पड़ जाएं तो खाल उखाड़ के रखेगा। समझ आया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर डेंजरस टू हैंडल। आसान है क्या हैंडल करना, थोड़ा बहुत 1,00,000 में का टूट जाए तो उस खट्टेपन का मजा ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हो जाए तो उसका जो एक्सोथर्मिक है, हीट कितनी निकलती होगी आपको बताया ना, सॉल्वेशन प्रोसेस में कितनी हीट निकलती होगी। पानी डालने, पानी में मिला के फेंक दिया, हमारी बॉडी पूरी मॉइस्चर है, उसको तो बाहर से लेना नहीं, तुम्हारी बॉडी का पानी लेके खेल करेगा, 90% तो पानी ही है, सही है कि नहीं। सो इट इज डेंजरस टू हैंडल। कौन कौन से हैं बताओ, H2SO4, HNO3, HCl, सही है। HF सिर्फ यहाँ, HF और HCOOH, ये कैसा एसिड है बोलो, वीक एसिड है। वीक एसिड्स आर दोस एसिड्स विच वीकली डिसोसिएट इन वाटर। वीकली का आयुष क्या मतलब हुआ, 1,00,000 में 0.001%, समझ में आ गई बात है, और वो 100%, सही है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे, HCl, HNO3 और HI भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, HCl भी है, RH भी है। सिर्फ वीक कौन सा है, HF। ये देखो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड भी है, तो चेक करते हैं कि किस कैटेगरी में रखा है, एक बार चेक करके बताऊंगा। फॉस्फोरिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, नहीं। जैसे तुम्हें मालूम है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, ये सारी चीजें होती हैं, बोरिक एसिड, ये सारे होते हैं ना, बोरॉन और फास्फोरस के सब एक ही साथ आते हैं, तो इनसे हम लोगों के स्किन की क्लीनिंग की जाती है, आंखों में स्प्रेस किए जाते हैं, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, ये वीक ही है। कौन स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, अब इसको लिखें, द एसिड्स विच डिसोसिएट 100%, दीज आर डेंजरस टू हैंडल। क्यों, वो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। तो अगर पानी में तुम डालोगे, पानी में एसिटिक एसिड डाल के देखो, अगर एक ही मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितनी हीट निकलेगी बोलो, क्या थोड़ी सी, क्योंकि सारी हीट निकलती है सॉल्वेशन के प्रोसेस से, और यहाँ 100 के 100 टूट जाए, तेजी से सॉल्वेशन होने लगे, पानी उबलने लगे, कभी वीडियो दिखाएंगे। जब डाइल्यूशन का प्रोसेस है ना पानी मिलाने से, तो वो चारों तरफ जब वाटर घेरने के लिए आते हैं उसमें बहुत हीट निकलती है, एंड दैट इज मेक्स इट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो इसको क्या बना देता है, तो वो डेंजरस है। और फिर वही H+, हीट से ना मरे तो उस H+ तुम्हारी बॉडी में जाके अपना कमाल दिखाए, तो दीज आर डेंजरस टू हैंडल। समझ में आया। तो जिसके डाइल्यूशन में जितनी ज़्यादा हीट निकले वही उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर तुमने ऐसे सोल्यूशन में सेल लगा दिया तो सेल में इतनी तेजी से करंट बहेगी। अब तुम उसी में पानी में चीनी डालो, एक मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा। क्या तुमको लगता है कि अगर ग्लूकोज डाल दिया जाए तो कुछ टूटेगा क्या? वो पूरा मॉलिक्यूल अगर टूट ही नहीं रहा,
मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं जो टूटते ही नहीं है, और जिसमें H प्लस, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है? जो पानी में टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट है, बेस इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट इलेक्ट्रोलाइट वो दे सकते हैं, और मॉलिक्यूल तो नहीं दे सकता ना, भले ही इसके पास H हो, लेकिन क्या ये टूट रहा है? तो तुम्हें समझ में आ गया? Those acids which are strong electrolyte and by adding little amount it constitutes a strong current are strong acid। जो ज्यादा करंट दे दें और जो माइन्यूट मिली एम्पियर और पिको एम्पियर में दें, क्या वो अच्छे होंगे? मुश्किल से एक टूटा है, कितनी करंट दे पाएगा? और जहाँ लाखों लाखों मौजूद है, तुमने घड़ी का सेल लगा दिया, चार्ज ही चार्ज, करंट ही करंट। बोलो बात सही है कि नहीं? माइनर पोटेंशियल डिफरेंस में ही वो इनॉर्मस करंट दे। तो क्या लिखा जाए बोलो? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, hence these are also called strong electrolyte। these are strong electrolyte। सही? strong acids are those which completely dissociate in water। और ये क्या होगा? वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स आर दोज which partially, जो आंशिक रूप से विभाजित हो, डिसोसिएट इन वाटर, उनको वीक एसिड कहेंगे। इनके नाम लिख दिए हैं, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये तीन इनके नाम। अब आगे की बात करें तो नाउ कुछ प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने देख ली। क्या क्या प्रॉपर्टी देख ली है एसिड्स की? अब देखिए, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ एसिड। इनके गुण क्या है? मतलब इनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इनके अंतर्भूत गुण क्या क्या हैं? इंटरनल फीचर्स, दैट इज द सेलिएंट फीचर्स। पहला क्या है? इट रिलीजेस H प्लस आयन, इसमें बोलो इन वाटर। अच्छा, दूसरी चीज, इट इज सावर इन टेस्ट, इट्स डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। पानी मिलाने पर हीट निकलती है। इसका डाइल्यूशन क्या होगा बोलो? इट्स डाइल्यूशन यानी एडिंग वाटर, मिक्सिंग वाटर इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है जो जस्मिता ने बताया था, दैट इज H प्लस एक्वियस और क्या है? प्लस हीट, सही है? आगे देखो, चौथी चीज, तो डाइल्यूशन मतलब छोड़ना। डाइल्यूशन का मतलब एडिंग वाटर। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एडिंग वाटर, तनुता, एडिंग वाटर। सही? पानी डालने पे हीट निकलेगी, वो हमने बता दिया ना, सॉल्वेशन का प्रोसेस उससे निकलेगी। लेकिन अगली बात देखो, अभी तुमको कल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई है। एसिड्स क्या होते हैं बोलो? एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। अब जैसे नल के ऊपर है, आयरन के नल के ऊपर तुमने एसिड डाल दिया तो क्या होगा बताओ? नल है, आयरन है, किसी पे भी डाल दो, अभी कहेगा भाई मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तो मैं अपना 60 सोल्यूशन बनाऊंगा, तुमको थोड़ी ना बनाने दूंगा। Fe क्या बना देगा? FeCl2 बना देगा। ऐसे कहेगा आप H2 बन के डिस्प्लेस हो जाइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप कहाँ आ गए बीच में? इसको हटा देगा खुद। और जब FeCl2 बन गया तब तो पाउडर बन गया, पानी डालो वो भी घुल गया, नल सब टूटा पड़ा।
Fe जब तक था तब तक टेंसाइल स्ट्रेंथ थी। अब जब साल्ट बन जाएगा, पाउडर बन गया तो डिब्बे में आ जाएगा, तब थोड़ी वो पानी बेच पाएगा। तो वो सब चाहे कोई भी मेटल हो, ऐसे तुमने डाला नहीं कहीं तो क्या होगा बताओ। तुम कुछ ना करो, अपने अगल बगल जहाँ नल रखें 2-4 नींबू काट के रख दो, सब तुम्हारा जंग लग जाएगा। ये खेल देखो, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। ये कैसे बताइए, दीज आर कोरोसिव इन नेचर। पांचवी चीज क्या है, that fifth is they turn litmus paper to red। अब पांचवी चीज समझो, एसिड क्या करते हैं, कोई गुंडा जेल से that is acid turns litmus paper to, किसको किस पे बदल देंगे बोलो, रेड। इसका मतलब समझो, पहले समझो कि लिटमस पेपर क्या होता है, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो अब ये मनाली गए थे तो वहां से लेके आए थे लिटमस पेपर, आप लोग भी देखो। ये देखो वहां पर पेड़ों में ऐसा खूब है, अभी वीडियो में भी दिखा देंगे। ये लिटमस पेपर, इसे लाइकेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाइकेन। छोटी क्लास में तुमने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी पढ़ा होगा, इसमें एल्गे का है ना, ये लाइकेन पेड़ों से बस निकालते हैं, यही कलर है, ये काई टाइप होता है, ठीक है। तो ऐसे देखो इसका कलर क्या है। अब इसका जूस निकालना है, इसका क्या किया जाएगा, उसको कहेंगे लिटमस सॉल्यूशन। वो हम अभी आपको दिखाएंगे लिटमस सॉल्यूशन। बस अभी आप देखो, ये देखो पेड़ से क्यों मिला है, पेड़ से इसके खिलाफ जो होता है ना बाहर, ये लिटमस सॉल्यूशन। ये क्या चीज है, लाइकेन। इसको क्या कहेंगे, लाइकेन। ये पेड़ों पे जमी हुई काई है, ठीक है। इट इज पेड़ों की काई, इसको क्या कहेंगे, लाइकेन है। ये कोई भी जहाँ पर सर्दियाँ होती हैं, अच्छा मौसम होता है, सर एक बार छू सकते हैं, है? छूना है। अभी देंगे, ठीक है। इसको मेल नहीं है, क्या मैं जानवर नहीं। लाइकेन। अब इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, देखो ये लाइकेन हो गया, जो पेड़ों की काई निकाल के लाए ना। लिटमस सॉल्यूशन देखो, तब फिर मैं कुछ बातें बताऊं। इसका काम क्या है, अब ये तुमने देखा इसका कलर कुछ पर्पल पर्पल था ना। अब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, हाउ इट लुक्स लाइक, देखो हाँ? अभी बता दें तो कुछ चीजें बताएं। देखो ब्लैक हो गया। ओके, साइड सर कुछ वो देख सकते हैं क्या? चलो ये देखिए लाइकेन। ये देखो जैसा तुमने देखा, ये वही चीज टाइप दिख रही है। ये देखो पेड़ों पे अभी अभी पता ये चीज है, तुम्हें ये दिखाई कि नहीं? तो ये लाइकेन है। अब इससे सॉल्यूशन बनेगा। इससे कौन सा सॉल्यूशन बनता है? ये सभी अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स हैं। तो हम लोग अब इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ठीक है। दैट इज पीएच इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी कर देते हैं, बेसिक काम करना है। पढ़ने के लिए वो खाने की बात नहीं है, मैं चाइनीज
ये देखो दिस इज लिटमस सोल्यूशन। ये क्या है? ब्लू लिटमस सोल्यूशन और क्या है? रेड लिटमस सोल्यूशन। तो अब देखो आगे का भी ऐसे क्यों करना है? अभी तो बताए ही नहीं कुछ, जब बताएंगे तो पता चलेगा। चलो देखो ध्यान दो, दैट इज कुछ चीजें देखिए, ये कलर इंडिकेटर है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो एसिड और बेस में क्या होंगे बोलो, दे गिव डिफरेंट कलर। से क्या करेंगे, अब इसका मैंने इसको पीस के सैप बना लिया, इसके जूस से क्या किया, एक बोतल में भर लिया, उसको कहेंगे लिटमस सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन का कलर कैसा होगा बोलो, पर्पल। ना रेड होगा ना ब्लू होगा, बल्कि कुछ और ही कलर होगा। वो कलर कौन सा है, पर्पल। देखो लिटमस है, इसका कलर कैसा होगा। लेकिन जैसे ही, अभी करके दिखाएंगे आपको, जैसे ही मैं इसको किस में डालूंगा, एसिड में, ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास रखा है, ऑक्जेलिक है, सिट्रिक एसिड सब रखे हुए हैं, डालते ही ये सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। तो एसिड में लिटमस पेपर कैसा कलर देते हैं, रेड। और वही अगर मैं इसको वो जो सोप रखे हुए हैं वो सब, ठीक है, उन सब से हैंड वॉशिंग सोप है, उन सब में डालेंगे तो ये ब्लू। तो ये कलर इंडिकेटर है। इससे क्या होता है कि अलग अलग, थोड़ा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग वीक, ऐसे कई कई हैं, तो अलग अलग कलर देते हैं। इससे हमें ये पहचान कराते हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक है। बोलो बात समझ में आ गई। तो जरा अब हम देखें कि लिटमस पेपर का टेस्ट पहले इसमें देख लें, फिर करके भी देख लेंगे। दैट इज, ये देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कैसे पता चलेगा, वो सब अभी हम देख लेंगे, अभी बताते जा रहे हैं। यानी ये अलग अलग कलर देंगे। क्या चीज होगा बोलो, अभी देखो, कलर ऑफ लिटमस इन एसिड एंड बेस, अभी पता चलेगा। देखो दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा देखो, रेड लिटमस पेपर इसमें डालो तो क्या हो गया, इसका कलर ब्लू हो गया। अच्छा, रेड में कुछ भी फर्क नहीं आया। अब देखो, मैं किसी एक बीकर में क्या ले रहा हूं, बीकर में मैं एसिड लूंगा। एसिड में सिट्रिक एसिड भी लिया जा सकता है, ऑक्जेलिक एसिड, कुछ भी ले लेंगे, सही है। थोड़ा सा इसमें ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं। ये जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, अब इसको आप लोग क्या कि घर में यूज कर करके देख सकते हैं किसी चीज में डाल के। मैं रेड और ब्लू दोनों दे दे रहा हूँ, तो इसमें से एक एक स्ट्रिप सबको दे दीजिए। ये रेड वाला है, तो दे दो, तो उसको एक एक स्ट्रिप दे दो, ऊपर का कवर छोड़ देना, आगे भी दे दो। इसी में भी ये रेड है। अभी मैं इसका पर्पस बता रहा हूँ, एक एक स्ट्रिप ले लो। चलो पीछे तक दे दीजिए। फिर मैं इसका करके दिखाता हूँ, वैसे आप लोग करना। अब एक ब्लू लिटमस देता हूँ, ब्लू लिटमस भी दे दो, दे दिया ना, इसको भी दे दो, ये लो। उसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना, सही। ये देखो, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरी चीज देखो, दिस इज, ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया। ओके, तो ऑक्जेलिक एसिड एक एसिड है और वो एक बेस है।
तो इसमें अगर हम लिटमस सोल्यूशन डालेंगे तो इसका कैसा कलर होना चाहिए? देखो, दैट इज ब्लू लिटमस, इसमें रेड हो जाना चाहिए। ब्लू लिटमस इसमें डालेंगे तो इसका कैसा कलर हो जाना चाहिए? रेड हो जाना चाहिए। Let us see. यही हम लिखने जा रहे हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। ये देखो, तो हमने इसमें ब्लू लिटमस है, ये ब्लू कलर है, तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा? थोड़ा रेड दिख रहा है तुम्हें, तो ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? ये देखो, तो ब्लू लिटमस को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? ये रेड हो गया। सही है। यही चीज अगर आप लोग अपनी स्ट्रिप भी डालोगे ब्लू, तो वो इसमें रेड हो जाएगी। समझ आई बात कि नहीं? ये ऑक्जेलिक एसिड, अभी लालच मत करिए, तो पहले भी मेढक का लालच कर चुके हैं, अब इसको पीने का लालच। अब देखो, इतनी बात हो गई। तो लिटमस ब्लू था और कैसा कलर हो गया बोलो? ये देख लो, एसिड कन्वर्ट्स। वो पेपर कुछ नहीं, वो न्यूज़ पेपर में हमने क्या किया, उसी में अगर इससे भिगा भिगा के रखो तो वो ब्लू बन जाएगा। कुछ करना नहीं है, न्यूज़ पेपर की कटिंग लो और उसमें डुबो डुबो के सुखा लो, तो ब्लू लिटमस पेपर बन गया। सब में बांट दो, और रेड वाले में डुबो डुबो के सुखा के काट के बांट दो, तो रेड हो गया। वो कुछ नहीं, पेपर कुछ थोड़ी ना होता। असली चीज ये सोल्यूशन, उसी सोल्यूशन में डाल के सुखा के तो वो पेपर बना। अब हमारे पास एक ऐसा लिटमस है, दैट इज रेड। तो अब अगर देखो, रेड लिटमस पेपर जो बेस होगा, वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा? रेड लिटमस को ये ब्लू, बेस जो होता है वो ब्लू कर देता है, और जो एसिड होता है वो किस क्या कर देता है? रेड कर देता है। चलो ये देखो, तो इसमें डालें, अल्टीमेटली इसका क्या कलर आ रहा है? कुछ कलर चेंज हो रहा है, हो जाएगा दूसरा लेंगे। इसका थोड़ा ब्लू है, नहीं तो दूसरा बेस लेंगे, MgOH ले लेते हैं। MgOH होल्ड ट्वाइस भी ले सकते हैं, इसी में थोड़ा और डाल। ये जमाल गोटा है, दैट इज MgOH होल्ड। मॉल ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये भी लेते हैं, प्रोटीन इसको मिला देंगे। चलो, लेकिन तुमने उसका तो देख ही लिया, बेस हम बेस खतरनाक भी है तो इसलिए ले नहीं रहे। NaOH भी है, KOH भी है, ज़्यादा हो जाए। अब चेक करेंगे, नहीं आएगा तो दूसरा लेंगे, बाकी सब आ जाएगा तो ठीक है। तो इसको रेड से कैसा हो जाना चाहिए? ब्लू हो जाना चाहिए। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा, इतना इशू नहीं है। फिर से देखिए, चलो तुमको कलर के बारे में समझ में आ गया? लेट अस सी दैट रेड कैबेज इन डिफरेंट pH। चलो अब ये देखो, ऐसे हमने तुमको लिटमस पेपर इंडिकेटर दिखाया, कैबेज भी एक इंडिकेटर है। अलग अलग में डाला, अलग अलग कलर। लाल गोभी के पत्तों का रस लिया, देखो ये ऐसी होती है रेड कैबेज, पर्पल कैबेज, पर्पल कैबेज। अब ये देखो, इसको पानी में मिक्सी में करके उबाल लिया, इसका जूस निकाल लिया। अब देखो, left behind, and 7 is the neutral zone. pH value. The pH scale. अब देखो, अलग अलग इन्होंने क्या लिया? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, बैटरी एसिड सबसे तेज होता है, तेजाब होती है, फिर स्टमक एसिड उससे कम होता है। ऐसे धीरे धीरे इन्होंने फिर विनेगर भी लिया। चेक करो, विनेगर लिया कि नहीं तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में बिल्कुल ऐसा ले लिया NaOH, ड्रेन क्लीनर, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जो ड्रेनेज क्लीन कर दे, बहुत तेज रिएक्शन होती है। और ब्लीच ले लिया, सोपी वाटर, और सबके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी लिया, जो अभी अभी हमने भी लिया, वो ज़्यादा धीमा वाला है। तो ऐसा ले करके अब हमने क्या किया बताइए? जब इसको अलग अलग में डाला, ये देखो सब में डाल दिया। फिर से समझो इस चीज को, ये हमने क्या किया? लेमन जूस लिया है, इसमें कोलगेट कर लिया, ये सब बेस है। ये क्या है? हार्पिक है। इसी तरीके से कोलगेट है, ये अमोनिया है, जिससे हम लोग ब्लीच नहीं करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, तो ये अमोनिया हो गया।
और इसी तरीके से यहाँ एक में विनेगर है और ये कोक है। ये सब इधर ये 3 एसिड है, ये 4 बेस है। बेस में चाहे यूनिवर्सल इंडिकेटर हो, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसका कैसा कलर होगा? बेस में ब्लू। ये बेस है, अगर मैं इसमें डालूं तो इसमें इसकी जो बूंद होगी वो क्या हो जाएगी? ये ब्लू होगी। ठीक है, तो अगर हमने इसमें ये, ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ग्रीन, कोई बात नहीं, मिला के देखेंगे तो वो हम अपना रिएजेंट बदल देंगे। ठीक है कि नहीं? अभी इसमें ये वाटर में ग्रीन होता है, इसमें ज्यादा बेस नहीं हो चाहिए, हम दूसरा डालेंगे तो सही है। चलो, और एसिड में क्या कलर आएगा बोलो? एसिड में रेड और बेस में ब्लू। अब ये सब में मिलाना है, इधर सब में ब्लू, और जितना डार्क ब्लू होता जाए समझ लेना वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। जरा अपने पेज का चार्ट तो निकालो। ये जितना ज्यादा ब्लू उतना अच्छा बेस। चेक करो, जितना ज्यादा ब्लू उतना अच्छा, और जितना ज्यादा रेड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? चलो, अब देखो इसमें ये क्या करेंगे, नाउ अब इन्होंने इसमें मिलाना शुरू कर दिया। ये देखो, The baking soda and water solution turns a bluish green shade, and finally, the bleach being the strongest base of the lot, dissolves the purple color completely and retains its own color. ये देखो, Bleach. Now I'm going to pour my indicator into the glasses to see what happens. अब लेमन में, The lemon juice being the लेमन most में डालें, acidic of the lot changes to a लेमन में bright डालेंगे red तो color. शायद लेमन वाटर डालें। इतना तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? कहने का मतलब क्या, लेमन में तुमने भी देखा ना। तो अब हम इस चीज को लिखें, क्या चीज लिखें? दैट इज लिटमस पेपर टर्न्स। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस सॉल्यूशंस आर द जूस ऑफ लाइकेन। प्लांट में जो एक लाइकेन है ना, उसका वो जूस है। इसको लिखो, लिटमस सॉल्यूशन क्या है? इस ये 2 नंबर का आता है, इट इज सैप। सैप का क्या मतलब होता है? जूस। जूस ऑफ लाइकेन। इट्स नेचुरल कलर क्या है बोलो? इट्स नेचुरल कलर इज पर्पल। इन एसिड लिटमस पेपर का क्या कलर हो जाएगा, या लिटमस सोल्यूशन कैसा होगा बोलो? लिटमस जो पर्पल कलर का है वो किस में बदल जाएगा? लिटमस सोल्यूशन चेंजेस टू रेड। और इन बेस क्या होगा? इन बेस ब्लू। बेस को ब्लू याद रखो तो फिर सब काम बन जाए। लिटमस सोल्यूशन चेंजेस टू। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? एसिड के बारे में सब चीजें समझ में आ गई। अब कुछ और बातें देखो। लिटमस सोल्यूशन का मतलब है लाइकेन के जूस को क्या कहेंगे? इसके जूस को मिक्सी में चलाओ, अभी देखा था एक वीडियो में, वो जूस को चला रहा तो क्या बन जाएगा? लिटमस सोल्यूशन। और इसका खुद का कलर क्या होता है बोलो? पर्पल। और इसमें एसिड डाल दो तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। और किसी में पर्पल में बेस डाल दो तो उसका क्या कलर हो जाएगा? सही है? आगे की बात देखो। नाउ अब देखिए, दैट इज इंडिकेटर्स। क्या होता है इस चीज को देखो। इंडिकेटर्स का मतलब हम समझे कि इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंस। एसिड के बारे में तुम्हें समझ में आ गया। अब हम समझेंगे जो लिटमस पेपर है कि इंडिकेटर। तो इंडिकेटर से क्या पता चलता है? इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंस। अब देखो, मान लो आयुषी मैंने इसे प्लांट का जूस डाल दिया तो इससे इसके नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या प्लांट के जूस से बहुत ज्यादा खट्टा है हो जाए? कुछ नहीं होगा, बस कलर से हमें पता चल जाएगा ये एसिड है। इससे यही पता चला। और अगर ब्लू आ गया तो बेस ऐसे हाथ धो लो, बेस से हाथ धोया जाता है। ठीक है, वो स्लिपरी होते हैं। और एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं।
तो इससे कलर, इससे कुछ पता नहीं चलता, बस ये हमें ये बताते हैं, ये जो सूचक है या संसूचक, ये हमें क्या बताते हैं? these are chemical substance which give different color in acid and bases. वो क्या करते हैं बताओ? डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं? डिफरेंट स्मेल। क्या दे सकते हैं? विच गिव डिफरेंट कलर। और दूसरा क्या कहेंगे बोलिए? या ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? एसिड एंड बेस। इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं पायल। कौन कौन से होते हैं बोलो? आप ही बता सकती है पायलट, और इस क्लास में कोई भी नहीं बता पा रहा है, आप बता दीजिए। इंडिकेटर्स कौन से दो तरीके होते हैं? ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। दैट इज कलर इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। पहले पेज का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, पहले पेज में दो है। कौन कौन से हैं बोलो? कलर इंडिकेटर, दूसरा क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। समझो इस चीज को। दोज इंडिकेटर विच गिव स्पेसिफिक कलर in different types of acids and bases, strong acid, weak acid, strong base, weak base, जो अलग अलग कलर अलग अलग एसिड और बेस में दे, उन्हें कलर इंडिकेटर कहेंगे। क्या लिखोगे बोलो? अभी एक हमने आपको दिखाया रेड कैबेज, अभी और भी दिखाएंगे, फिर उनको सिखाएंगे भी, एक चार्ट बनेगा। दोज इंडिकेटर जो सुना, रिपीट करो, सेंटेंस कंप्लीट करो, बोलो जो सुना। बहुत अच्छा। विच गिव्स डिफरेंट कलर, किसमें? इन एसिड्स एंड बेसेस। बाकी तो हम देख लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेसिक, चार तरीके का। और न्यूट्रल, ना एसिडिक को ना बेसिक को, इक्वल एक्स प्लस और वैसे तो न्यूट्रल भी कहेंगे। इन एसिड्स एंड बेसेस उन्हें क्या कहेंगे श्रेया? आर कॉल्ड कलर इंडिकेटर। आर कॉल्ड, कल भी साइंस की रहेगी, कलर इंडिकेटर। जैसे कि एग्जाम्पल है लिटमस सॉल्यूशन। कौन सा? लिटमस सॉल्यूशन। अब ये देखो, अब जैसे मैंने उससे कहा नहीं हमको ब्लू, ये ब्लू लिटमस आपने दे दिया, हमें ब्लू नहीं चाहिए, हमें मुझे रेड चाहिए। उसने ड्रॉर से एक नींबू निचोड़ा डाल दे, बोला हाय वही चीज, ये दोनों एक ही चीज है। फिर हमने कहा नहीं अरे हमको तो ब्लू चाहिए था, उसने कहा ब्लू चाहिए, सोप डाल दिया लीटर में, ये चीज है, वही चीज है, प्लांट सेफ है, लेकिन थोड़ा सा तुम बेस डाल दो तो ब्लू हो जाएगा, नींबू डाल दो, ऑक्सैलिक एसिड डाल दो तो रेड हो जाएगा, है वही चीज। ये प्लांट की लाइकेन है, बस ये समझो। तो जैसा तुम डालोगे वैसा इसका कलर हो जाएगा, सही है, दोनों डिफरेंट नहीं। अब आगे की बात समझो। एक है लिटमस सॉल्यूशन, कलर इंडिकेटर में नाम देखो, एक है रेड कैबेज, और क्या है बताइए? ठीक है, जरा अपने बुक में देखो, फिनोल्फथलीन। एक और क्या है? फिनोल्फथलीन। दैट इज, ये देखो, अब इसको देखें, दैट इज, मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन लेता हूं, टर्मरिक का बताएंगे, टर्मरिक है? वो कौन सा एसिड है? ये हाँ। अब देखो,
ये मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, लाइम सॉल्यूशन। अब देखो इसमें मैं फिनोल्फथलीन डाल रहा हूँ। फिनोल्फथलीन का कलर ट्रांसपेरेंट, इसका कैसा कलर है? इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन इसमें डालने से क्या होगा, जस्ट याद रखने के लिए, तो ये कलरलेस है, लेकिन इसमें डालने से देखो ये बेस है COH+, ठीक है, ये बेस हमारे पास थोड़ा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। फिनोल्फथलीन क्या है? ये भी इंडिकेटर है। सर इससे पता चलता है कि एसिड है या बेस है? इससे ये पता चलेगा ये एसिड है या बेस है। कौन सा एसिड है? अब देखो ये KOH हमने डाल दिया, KOH थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, तो फिनोल्फथलीन कलरलेस था, लेकिन इसका कलर क्या हो गया बताइए? पिंक हो गया। इसी चीज को हम वहाँ देखेंगे कि, ठीक है, पिंक कलर कौन सा कलर है? इसका मेन थोड़ी वही है। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिनोल्फथलीन के केस में आपने देखा कैसा कलर हो जाता है, बोलो। फिनोल्फथलीन का क्या कलर होता है? कलरलेस। और बोलो बेस में उसका क्या कलर हो जाता है? फिर से देखो, फिनोल्फथलीन कलरलेस है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड में अगर इसको डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। चेक करो, हेलो, हाँ जी, जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या है बोलिए? और इन एसिड कैसा कलर देगा? हाँ बोलो, इन बेस कैसा कलर देगा? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? हाँ बोलो बोलो। अब आगे देखो, दैट इज फिनोल्फथलीन इन एसिड एंड बेस। अब इसको देखो, फिनोल्फथलीन आपको एक बात नहीं करो, Phenolphthalein in acid and base. ये देखो, लोग देखेंगे फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो है वो वर्क नहीं करेगा हमारे बेस के लिए। हम लोग जानते हैं कि बेस जो है उसमें अगर हम लोग फिनोल्फथलीन डाल दें देखो कैसा कलर हो गया, इस तरीके से पिंक कलर को शो करता है, यही शो करना है, ये ठीक है। लेकिन अगर इसी फिनोल्फथलीन को एसिड में डाल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दूसरे सोल्यूशन में डाल दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो भी बेस है, दोनों वो KOH में ही हमने डाला के है, बाद ये गायब हो जाएगा। ये देखिए, उसका बाद में केस बताएंगे। अब ये देखो, मिथाइल और इसका बाद, ये देखो फिनाइल, देखो बेस में इसका कैसा कलर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? दैट इज फिनोल्फथलीन का सॉल्यूशन का देखो, अगर मैं बेस में फिनोल्फथलीन डाल दूं तो इसका कलर आ जाएगा पिंक। देखो आ गया क्योंकि नहीं? बेस में फिनोल्फथलीन पिंक कलर देता है, बट एसिड में जाने के बाद या नॉर्मल वाटर के अंदर ये कलरलेस हो जाता है। अब मैंने उसमें डाल दिया एसिड, तो देखिए धीरे धीरे कैसे फिनोल्फथलीन का कलर जो है वो रिमूव हो रहा है, क्योंकि बेस और एसिड का आपस में रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वो चीज हम अभी आगे बताएंगे। तुम इतना समझ लो, एसिड और बेस मिला दे तो न्यूट्रल हो जाएगी चीज। यस सर। देखो ध्यान दो मोनिका, फिनोल्फथलीन सर वो बेस है तो फिर वो पिंक कैसे हो रहा है? अब बोलो, फिनोल्फथलीन के बारे में पूछो। लिटमस से तुम्हें समझ में आ गया ना? फिनोल्फथलीन कैसा है बोलो?
कलरलेस। बोलो बेस में इसका कैसा कलर है और एसिड में इसका क्या कलर है? कलरलेस। ठीक है, हाँ बोलो, अब पूछो क्या क्वेश्चन है। बेस में पिंक होगा। बेस में इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दे गिव स्पेसिफिक कलर्स। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? बोलो, दे गिव स्पेसिफिक कलर्स इन डिफरेंट सोल्यूशन। तो अगर बेस है तो बेस में ये नहीं, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इसमें ब्लू के ही जैसा कलर होगा। डिफरेंट इंडिकेटर्स गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सोल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर के अपने रेंज है। फिनोल्फ्थालीन की विशेषता ये है कि वो बेस में पिंक देगा। पिंक रेड नहीं है। पिंक क्या है? रेड नहीं है। तो तुम समझ गए ना। फिर से समझो, मान लीजिए कि टर्मरिक एक इंडिकेटर है, हल्दी। अच्छा, टर्मरिक का कलर क्या होता है? चलो, अभी आपने देखा कि बेस में उसने ये पिंक कलर दिया, यहाँ भी देख लिया, और साथ में अगर हम इसमें डालेंगे तो कुछ भी कलर नहीं आएगा। ओके, टर्मरिक येलो कलर की होती है। बताओ, अगर तुमने हल्दी का दाग लगाया, उस पर साबुन या डिटर्जेंट लगा दिया तो क्या होगा? रेड हो जाएगी, सबको पता है। हल्दी का दाग लगाओ और अगर उसमें साबुन लगा दो तो वो कैसा कलर होगा? तो कलर इंडिकेटर है। अगर हल्दी में तुमने नींबू निचोड़ दिया तो क्या कलर होगा? बोलो, ये सही बताना है, क्योंकि हल्दी की सब्जी बनती है तो नींबू डालते हैं तो कुछ होता है। अगर कुछ भी हो जाए तो मम्मी लोग डर जाए, सब्जी बनाना छोड़ देंगे, सब क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो ना कभी वो डरी, क्योंकि हल्दी भी पड़ती सब्जी और कलर तो कभी चेंज होता नहीं। तो इसलिए चाहे उसमें खटाई डाल दो, नींबू डाल दो, नथिंग हैपेंस। कुछ होता है क्या? हल्दी की सब्जी भी हम लोग रोज खाते हैं, नींबू अलग से, नथिंग हैपेंस। तो टर्मरिक गिव नो चेंज इन कलर, इट रिमेन्स कैसा रहेगा? बोलो, येलो। अब हम बात करते हैं रेड कैबेज की। कौन सी? रेड कैबेज। पर्पल कैबेज होता है वो तो। रेड कैबेज ही नाम है, जो भी बोले, सब जगह इसी नाम से लिखते हैं। ठीक है, अब जरा देखो रेड कैबेज का क्या कलर होगा? कलर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स इन एसिड्स एंड बेसेस। चेक करो, ये देखो कि मान लीजिए अब हम यहाँ पर आ गए तो कुछ चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। ठीक है, बात पे कम ध्यान देंगे, चैप्टर फिर दिक्कत हो जाएगी। जितना बता रहे हैं वो समझिए, फिर जब हम पूछेंगे तो आउटपुट ले लेंगे आपसे। अभी आप याद रखो, क्योंकि अभी हम फिर तुरंत पूछेंगे तो फिर आप नहीं बता पाओ। जब जसमीत आगे के बताइए। अब देखो, यहाँ देखिए ये क्या दिया गया है। क्या आपने देखा रेड कैबेज का? तो वो अगर मान लीजिए एसिड है तो कैसा कलर देगा? रेड या पिंक। ठीक है, और मान लीजिए बेस है तो कैसा कलर दे देगा? ब्लू दे सकता है, ब्लू ही कर दें तो उससे ठीक है। ठीक है, तो रेड कैबेज। अब ये देखो, कलर ऑफ रेड कैबेज इन एसिड एंड बेस। इससे एक बार और कंफर्म कर लें तो उससे और हो जाए। बिल्कुल रेड और पिंक कह रहा है, वाइट बेस में क्या कह रहा है? ग्रीन और ब्लू, यही चीज कह रहा है। वो हम लोगों ने देखा था। तो इसको क्या कहेंगे? रेड कैबेज खुद कैसी होती है? बोलो, क्या ये पर्पल होती है? क्योंकि अभी हम अंकुर ने बोला कि सर इसे पर्पल कैबेज कहना ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये कैसा कलर देगा? बोलिए, पिंक भी दे सकता है और रेड, और यहाँ कैसा देगा? ब्लू या ग्रीन। फिर से देखें, ये हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। टीचर ने आप लोगों को भी दिखाया होगा, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं। और ये क्या है? मिथाइलिन ब्लू है। सब अलग अलग देखो, दिस इज मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कलर का, और ये है मिथाइलिन ब्लू। ये भी दो इंडिकेटर हैं और ये पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल बाद में करके दिखाएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ देख लो। तो वहां पर टेबल अब देखो तो क्या चीज दिखाई गई है, वीडियो हम दिखा देंगे। ये देखो रेड कैबेज का कलर आपने देखा, एक में पिंक दिखा सकता है और बेस है या बेकिंग सोडा है तो उसमें कैसा दिखा रहा है? बोलो, ब्लूइश ग्रीन, फिरोजी रंग। ब्लूइश ग्रीन किसको कहते हैं? फिरोजी, जो हल्का ब्लू भी हो हल्का ग्रीन जैसा मोनिका पहने, इसको फिरोजी रंग कहते हैं। कैसे कहते हैं? फिरोजी। कुछ लोग फिरोजा की अंगूठी भी पहनते हैं ना। अब देखिए मिथाइलिन ब्लू कैसा कैसा कलर देगी, थोड़ी सी 2 मिनट का ऑफ बताएंगे आप। देखो मिथाइल ऑरेंज या मिथाइलिन ब्लू, चेक करो, रिएक्शन हो रहा है। कलर ऑफ मिथाइलिन ब्लू इन एसिड एंड बेस, ये चेक करो।
Color of methylene blue in acid and base. तो देखो वो अलग से पढ़ाने क्लास लेने ठीक है। ये चीज है मिथाइलिन ब्लू को अलग अलग देखा गया, इसको देखो कितना ही रखो कल वो हड्डी क्या थैंक यू इसको कल पढ़ा